नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे। हेडिंग डाल दीजिए, असहयोग आंदोलन। उन्नीस सौ 20 से 22, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। देखिए, 1920 का 1919 का वर्ष, बल्कि 1919 का वर्ष भारतीयों के लिए बड़ा दुख का वर्ष रहा है। अब दुख का वर्ष किस रूप में रहा, तो आप देखेंगे कि रोलेट एक्ट आया, काला कानून भारतीयों के लिए। फिर रोलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हजारों लोग जो है मार दिए गए, कितना दुख की बात। फिर तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि खिलाफत का मुद्दा आया, भारतीय मुसलमान दुखी हैं। चौथी चीज़, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ गए, भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, महामारी, ये सब आप देख रहे हैं कि 1919 के वर्ष में। तो भारतीयों के लिए 1919 का वर्ष बड़ा दुख का वर्ष रहा। अब अगर इतना दुख होगा तो भारतीयों में असंतोष होगा। देखिए, असंतोष के पीछे क्या कारण होगा, बड़ा सरल तरीके से आप समझें कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो पहले दुख होगा और दुख के कारण असंतोष फैलेगा, असंतोष होगा तो आंदोलन होगा, सीधी सी बात है। तो इसको अब असंतोष क्यों हुआ, पीछे के इतिहास से आप बिल्कुल रिलेट करेंगे, मतलब आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। आप अपने आप तो अपने आप जो है आप पढ़ते चले आइए और कारण स्पष्ट होता जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कई कारण निकल करके आए। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि रोलेट एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जो है जेल भेजने की सुविधा पुलिस को मिल गई, सरकार को मिल गई। इससे लोगों में असंतोष, भारी असंतोष। फिर जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड आप देख लीजिए कि क्षण भर में हजारों लोग मार दिए गए, हजारों घायल हो गए। कितनी बड़ी घटना। खिलाफत के मुद्दे से भारतीय मुसलमान असंतुष्ट हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के रक्षा बजट को में 300% की वृद्धि कर दी गई थी। अब आप देखिए कितना खर्च भारत सरकार का हो रहा है युद्ध में, 300% रक्षा बजट में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ जनता पर तरह तरह के कर लगाए जाने लगे, किसानों से कम मूल्य पर अनाज वसूल करके यूरोप भेजा जाने लगा। युद्ध के समय तो भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया और युद्ध समाप्त होते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कितना बड़ा असंतोष होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आप देखेंगे कि रूस की क्रांति 1917 में हुई और उस क्रांति ने भारतीयों में प्रेरणा का कार्य किया, उत्साह बढ़ा दिया कि साम्राज्यवादियों से संघर्ष किया जा सकता है। तो ये सारे कारण आप बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो यही सब कारण आप स्पष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। खिलाफत समिति की जो बैठक 1920 में इलाहाबाद में हुई थी, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और आगे के आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी गई। तो ये जो असहयोग आंदोलन की विचारधारा है, ये किसकी है? विचारधारा गांधी जी की है, नंबर 1। तो ये आप जानेंगे, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920। ये तारीख याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और गांधी जी, चूँकि असहयोग आंदोलन कौन शुरू करता है? गांधी जी शुरू करते हैं, गांधी जी की विचारधारा है ये। तो गांधी जी को जो ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी,
ये तो कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग करके, पहले त्याग कर दिया तब असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्योंकि देखिए ये उपाधि क्यों मिली थी, पहले ये आप समझें, ये सहयोग के लिए मिली थी। जब गांधी जी ब्रिटिश सरकार का सहयोग किए थे, ठीक है, और उसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी, और अब गांधी जी सरकार का सहयोग करने जा रहे हैं, तो नैतिकता इसी में थी कि भैया जो ब्रिटिश सरकार ने हमें सहयोग के लिए उपाधि दी है, तमगा दिया है, उसका पहले त्याग कर देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बड़े नैतिकता को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने कैसरे हिंद उपाधि का त्याग किया, क्योंकि अब असहयोग करने जा रहे हैं सरकार को, और उसके बाद फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि सरोजिनी नायडू ने भी, ये उन्हें भी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, और गांधी जी से पहले उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी जा चुकी थी, और उन्होंने भी ये कैसरे हिंद की उपाधि त्याग करके गांधी जी के इस आंदोलन में सम्मिलित हुई। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि जमुना लाल बजाज, ठीक है, नाम सुने होंगे जमुना लाल बजाज का, ये एक उद्योगपति थे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, और नंबर 3, गांधी जी इन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे, कि गांधी जी के तो वैसे 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र इन्हीं को मानते थे। तो जमुना लाल बजाज को ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और इन्होंने भी इसका त्याग कर दिया, और इसका त्याग करके ये भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो इस तरह से 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब इसी दिन की एक और घटना आपको बताते हैं, 1 अगस्त 1920 की। एक घटना तो यह है कि इस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। दूसरी, 1 ही अगस्त को अगर आप देखें तो 1 ही अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई। ये देश के लिए एक बड़ा झटका लगा। तो तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को ही हुई। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता, गर्मपंथियों के लीडर, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये दिन एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की शुरुआत का दिन है, और दूसरा यही दिन एक बड़े नेता के खोने का दिन है। तो आप देखेंगे दोनों एक ही तारीख है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया है। यानी गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया है, मनुष्यों का सिरमौर चला गया है। मनुष्यों का सिरमौर कहा तिलक को कि ये मनुष्यों का सिरमौर था, और शेर की गर्जना समाप्त हो गई। शेर की तरह गरजते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, वो आज क्या हो गई, शांत हो गई। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी के हैं, किसकी मृत्यु पर, तिलक की मृत्यु पर। जब तिलक की मृत्यु हुई तो गांधी जी और खिलाफत नेता मौलाना शौकत अली दोनों तिलक की अर्थी को भी उठाया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब असहयोग आंदोलन जैसे ही गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद आप देखेंगे कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय को ही लाला जी के नाम से भी जाना जाता है, लाल बाल पाल। तो लाला जी कौन है, लाला लाजपत राय, तो इनकी अध्यक्षता में हुआ। और फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार पंजाब की गलतियों को स्वीकार करे, जो पंजाब में उसने गलती की, जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ, उस गलती को स्वीकार करे। खिलाफत के मुद्दे को, ये भी उनकी गलती थी कि तुर्की साम्राज्य का बंटवारा किया, उसको स्वीकार करे, और स्वराज्य की स्थापना करे, स्वराज्य की मांग की। और फिर अन्यथा
कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू करेगी। तो एक तरह से कांग्रेस ने भी असहयोग आंदोलन को अनुमति दे दी थी। लेकिन कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया, वी राघवाचारी। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस अधिवेशन में विधिवत रूप से कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अब इस मुद्दे पर अगर आप देखें तो कई प्रश्न बनते हैं। पहली चीज, ये आप जान चुके हैं कि असहयोग आंदोलन विचारधारा किसकी है, तो उत्तर होगा गांधी जी। ठीक, सही है। दूसरी चीज, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया गया वो प्रस्ताव किसने लिखा था, तो मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ उत्तर ये होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो इस अधिवेशन में लाया गया था, उस प्रस्ताव को किसने लिखा था, तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। क्लियर। फिर जब प्रस्ताव को प्रस्तुत करना वो अलग चीज होती है, तो उस प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया। ये देखिए, तो असहयोग की विचारधारा गांधी जी की। नंबर एक, जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, उस प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू ने लिखा, और अधिवेशन में उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। ठीक है। और तीसरी चीज याद रखना है, जब ये प्रस्ताव आया तो वी राघवाचारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे यहाँ पर, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ये एक बड़ी और बात। और कुछ और कांग्रेसी नेताओं ने भी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया। वी राघवाचारी के अतिरिक्त उदाहरण के लिए एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन का विरोध किए, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खारपड़े, ये सब कांग्रेसी नेता थे उस समय जिन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया। परिणाम क्या हुआ, जब प्रस्ताव पारित हो गया तो इसी के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और जीएस खारपड़े ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो इस समय मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चलिए नागपुर अधिवेशन की कुछ और बातें आपको बताते हैं। इस अधिवेशन में पहली चीज, भाषा के आधार पर प्रांतीय समितियां गठित करने का प्रस्ताव लाया गया। एक तो ये पॉइंट। दूसरी चीज, कांग्रेस का आधार विस्तृत हो, इसके लिए यहाँ ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष की है और वो 4 आना चंदा दे करके कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। ठीक है, क्योंकि इसमें ये लक्ष्य रखा था कि 2 करोड़ कांग्रेस स्वयंसेवकों की भर्ती की जाएगी। तो इसके लिए ये किया गया कि 21 साल की उम्र हो, 4 आने दे करके कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो अब इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया और फिर आम जनता को कहा गया कि भाई वो असहयोग के लिए कुछ कार्य करें। कुछ सकारात्मक कार्य थे, कुछ नकारात्मक कार्य थे। सकारात्मक कार्य क्या था जो इस आंदोलन के दौरान करना था? पहली चीज तो ये था कि 2 करोड़ कांग्रेस स्वयं सेवकों की भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। 20 लाख चरखा लोगों में बांटा जाएगा और करघे का प्रचार प्रसार हो, खादी का प्रचार प्रसार हो, ये उद्देश्य रखा गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ सकारात्मक कार्यों पर बल दिया गया। नकारात्मक कार्य क्या था? जो नहीं करना है। लोगों से कहा गया कि ये काम नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना है। चुनाव होगा लेकिन आप भाग ना लें। सरकारी स्कूलों में बच्चों को ना भेजें। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करें। न्यायालयों का बहिष्कार करें। बल्कि ग्राम पंचायत स्थापित की गई और ग्राम पंचायत निर्णय करेंगे। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें।
शराब की दुकानों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो ये नकारात्मक प्रस्ताव थे जो जनता के लिए कहा गया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के दौरान इन चीज़ों के करने पर बल दिया गया। इस समय चूंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का नारा दिया गया इस समय भी, और बड़ी मात्रा में जब विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे तो रवींद्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना की थी, निंदा की थी, और उन्होंने कहा विदेशी कपड़ों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए निष्ठुर बर्बादी है। तो विदेशी कपड़ों को जलाए जाने का विरोध किसने किया था? रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था, और उसे इन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो चलिए, तो नागपुर अधिवेशन के बाद फिर आप देखेंगे असहयोग आंदोलन बड़ी तेजी के साथ विकसित हुआ, और कई कांग्रेसी नेता जो इसका विरोध कर रहे थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। अब चूंकि असहयोग आंदोलन में न्यायालयों के बहिष्कार की भी बात की गई थी, तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे वकील थे, नामी गिरामी वकील, जिन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए अपनी वकालत छोड़ दी। आप देखेंगे कि इसी समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे वकील अपनी अपनी वकालत छोड़ करके सब असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। फिर आप देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान चूंकि सरकारी स्कूलों के बहिष्कार की बात की गई थी आंदोलन में, तो इस आंदोलन के दौरान अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की भी स्थापना हुई। आप देखेंगे कि इसी समय काशी विद्यापीठ, सब राष्ट्रीय स्कूल, देसी स्कूल खुले। इसी समय काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया की स्थापना हुई। ये सब राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हो गई। तो एक तरफ जब सरकारी स्कूल त्यागने की बात हुई तो फिर बच्चों को पढ़ने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना भी की गई। फिर शराब की दुकानों का व्यापक रूप से बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, विधान परिषदों के होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार। तो ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हो गई। इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी रही। किसानों ने भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने, सभी ने भाग लिया। अब आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा। आंदोलन को संचालित करने के लिए इसी समय आप देखेंगे कि तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। ये एक कोष बनाया गया, भाई आंदोलन के लिए पैसा भी चाहिए, तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, और उस समय 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक रुपए इसमें जमा हो गए थे। तो तिलक स्वराज कोष, चूँकि तिलक के नाम पे ही, तिलक की इसी दिन मृत्यु हुई थी, उन्हीं के नाम पर यह तिलक स्वराज कोष की भी स्थापना की गई। फिर आप देखेंगे कि नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, और फिर इनका विरोध भी किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का क्या होता है, विरोध भी हो रहा है, और बम्बई में पूरी हड़ताल हो गई। तो ये चीज़ें भी होती हैं। फिर दिसंबर 1921 में आप देखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। हकीम अजमल खां, ठीक है।
तो हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में होता। वास्तविकता यह है कि इस अधिवेशन के लिए चित्तरंजन दास अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, लेकिन चूंकि चित्तरंजन दास को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था, वो जेल में थे, तो उनकी अनुपस्थिति में फिर हकीम अजमल खां यहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे कि कांग्रेस सदस्यता की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस समय तक गांधी जी को अगर आप छोड़ दें तो गांधी जी को छोड़ करके लगभग सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और फिर आप देखेंगे सरकार जो है आंदोलनकारियों पर बिल्कुल क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रही थी, क्रूरता के साथ आंदोलन का दमन कर रही थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक चेतावनी पत्र लिखा, एक अल्टीमेटम लेटर लिखा कि यदि सरकार का ये दमनकारी चक्र बंद नहीं होता और कांग्रेसी नेताओं की रिहाई नहीं की जाती है तो मैं 1 सप्ताह का ये समय दे रहा हूँ। 1 सप्ताह के अंदर यदि सरकार का दमन चक्र नहीं बंद हुआ, एक चीज़, और दूसरी चीज़ यह है कि कांग्रेसी नेताओं की रिहाई नहीं होती, तो मैं इससे भी बड़ा एक जन आंदोलन शुरू करूँगा। अभी तो केवल असहयोग का है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूँगा, फिर तो हम कानून भी तोड़ेंगे, विनयपूर्वक हम कानून भी तोड़ेंगे। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी लॉर्ड रीडिंग को एक चेतावनी पत्र लिखा, 1 सप्ताह का समय भी दिया। लेकिन अभी 1 सप्ताह बीते भी नहीं थे, उससे पहले ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड, ठीक है। अब यद्यपि कुछ लोग इसे 4 फरवरी भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में ये 5 फरवरी ही बताई गई है, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को अभी 1 सप्ताह भी नहीं पूरे हुए थे और ये चौरी चौरा कांड हो गया। अब ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थान है, ठीक है। कांड क्या हुआ कि यहाँ असहयोग आंदोलन के पक्ष में किसानों का एक जुलूस भगवान यादव के नेतृत्व में, ये एक मिलिट्री से रिटायर व्यक्ति थे, तो आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन थे, तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर किसानों ने एक जुलूस निकाला और फिर पुलिस ने उस जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे जो है, जो भीड़ थी बिल्कुल उत्तेजित हो जाती है, और उत्तेजित भीड़ ने क्या किया कि जो चौरी चौरा थाना था, पूरे थाने को घेर लिया और उस पर आग लगा दिया। परिणाम क्या हुआ कि 22 पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हो जाती है। तो यही चौरी चौरा कांड है, ठीक है। अब इस घटना की जानकारी गांधी जी को मिली। गांधी जी इस समय गुजरात में बारदोली में थे, वहाँ उनको ये सूचना मिल गई कि ऐसी घटना हो गई। वो बहुत दुखी हुई इस घटना से और उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन करना मेरी हिमालय जैसी भूल थी। यानी गांधी जी अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई है, वो असहयोग आंदोलन की, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई और यहीं पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन
वापस लेने की घोषणा की, समाप्त करने की घोषणा की, स्थगित करने की घोषणा की कि असहयोग आंदोलन हम स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करना, ये गांधी जी ने कहा था। तो उद्देश्य कभी पूछा जाए तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करना। लेकिन आप देखेंगे कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अचानक ये आंदोलन रोक दिया। ठीक है, अब गांधी जी द्वारा अचानक आंदोलन रोके जाने की आलोचना हुई और आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, इन सब जेल में थे और जेल से गांधी जी को विरोध पत्र लिखे। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति बताया कि ये राष्ट्रीय विपत्ति है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गांधी जी के इस आंदोलन की एकाएक रोके जाने पर आलोचना होती है। यद्यपि गांधी जी द्वारा आंदोलन को रोका जाना जो है वो आलोचना से परे था। कारण ये था कि लंबा समय हो गया था और आंदोलनकारियों में जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे आत्मविश्वास में कमी आ रही थी, आंदोलन हिंसक हो रहा था। तो सीधी सी बात है, गांधी जी को लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है और ऐसे में अगर लोग हिंसक हो जाएंगे तो सरकार को आंदोलन का दमन करने में के लिए कारण मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा और आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, आंदोलनकारियों को हतोत्साहित होने से अगर बचाना है तो आंदोलन को रोकना होगा। और कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक ऊर्जावान नहीं होता, उसे ऊर्जा के लिए बीच बीच में रोकना भी पड़ता है। हाँ, तो इसलिए गांधी जी की आलोचना जरूर हुई, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो गांधी जी का ये अपना उनका निर्णय उपयुक्त था। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, यद्यप बीमारी के कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन असफल रहा, क्योंकि उद्देश्य क्या था, 1 वर्ष के अंदर आज़ादी प्राप्त करना, लेकिन इससे आज़ादी मिल नहीं सकी। इसलिए आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, लेकिन असफलता के बावजूद अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का अपना महत्व था, क्योंकि पहली बार आप देखेंगे कि इस देश में एक जन आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन इस देश का पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी रही। दूसरी चीज़ यह है कि इस आंदोलन ने भारतीयों को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया कि आधुनिक राजनीति क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भले ही यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन असफलता के बावजूद भी इस आंदोलन का अपना महत्व रहा है। ठीक है, तो ये हमने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इससे उत्पन्न परिस्थितियां क्या रहीं, क्या हुआ, तो वो आगे चर्चा हम करते हैं। तो आगे देखेंगे स्वराज दल, यानी इसकी स्थापना और इसकी उपलब्धियों के बारे में, स्वराज दल के बारे में। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों का एक परिणाम कांग्रेस के अंदर स्वराज दल की स्थापना थी। ठीक है, अब इसे हम असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के परिणाम के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के दौरान आप देखेंगे ये निर्णय लिया गया था कि विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। यह असहयोग का मुद्दा था और राष्ट्रीय मुद्दा था। ठीक, लेकिन अब असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था।
अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने ये प्रश्न आया कि अब हमें विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है कांग्रेस के सामने। और फिर इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कुछ नेता थे, उदाहरण के लिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का ये मानना था कि चूँकि अब असहयोग समाप्त हो चुका है, इसलिए हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। चुनाव में क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए। और ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। जो चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं वो क्या कहलाए? परिवर्तनवादी। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो कुछ कांग्रेसी नेता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, ये सब जो नेता थे, इन चुनाव अभी भी ये चाहते थे, भले ही असहयोग अब राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा, लेकिन ये चाहते थे कि अभी भी हम चुनाव में भाग ना ले। तो ये चुनाव का बहिष्कार चाहते थे, ये भाग लेने के विरोधी थे, चुनाव का बहिष्कार चाहते थे, इसलिए ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। ये लोग क्या कहलाए? अपरिवर्तनवादी। यानी इस मुद्दे पर कांग्रेस में आप देखेंगे कि दो तरह की विचारधारा आई। कुछ नेता हैं जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और कुछ हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर ये दो विचारों का आगमन हो गया। अब इसी के बाद आप देखेंगे कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये प्रस्ताव लाया गया कि भाई आने वाले चुनाव में भाग लिया जाए अथवा ना लिया जाए, ये जब प्रस्ताव आया तो चुनाव में भाग ना लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया, बल्कि चुनाव में भाग ना लेने का, चुनाव का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हो गया बहुमत से। एक तरह से अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और चित्तरंजन दास तो परिवर्तनवादी थे, चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ उल्टा इनका मतलब इसके उल्टे में प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहाँ चित्तरंजन दास ने क्या किया कि एक तरह से उन्हें लगा कि हमारी यहाँ हार हो गई है और इसी कारण चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, लेकिन परिवर्तनवादी हार नहीं माने, अध्यक्ष पद से इन्होंने त्यागपत्र जरूर दे दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माने। और क्या हुआ कि मार्च 1923 में परिवर्तनवादियों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ और फिर इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि हम कांग्रेस के अंदर रहकर एक नया दल बनाएंगे और चुनाव में भाग लेंगे। तो यहीं पर आप देखेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल का गठन हुआ। तो मार्च 1923 में परिवर्तनवादियों ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन करके कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की और ये निर्णय लिया कि यह दल कांग्रेस के अंदर ही रहेगा, ये कोई स्वतंत्र नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा है। तो ये दल कांग्रेस के अंदर ही रहेगा लेकिन चुनाव में भाग लेगा। ठीक है, ये फैसला लिया गया और फिर इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास बने स्वराज दल के।
और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये और इस तरह से आप देखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, स्वराज दल का गठन। तो किन पर ये एक तरह से असहयोग आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों का ही ये एक परिणाम था कि कांग्रेस के अंदर ये स्वराज दल की स्थापना होती है। अब आगे अगर देखें तो 1923 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए और इसमें स्वराज दल भी सम्मिलित हुई, चुनाव लड़ी और इसे अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। आप देखेंगे कि केंद्र में आप देखेंगे कि 104 निर्वाचित सीटों में से आप देखेंगे कि इसे 45 सीटें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सफलता है। इसी तरह आप देखेंगे कि मध्य प्रांत में इसे पूर्ण बहुमत मिलता है। मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत। मद्रास और पंजाब को छोड़ करके बाकी अन्य प्रांतों में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रही, तो एक अच्छी सफलता यहां देखी जा सकती है। अब स्वराज दल की प्रारंभिक सफलताएं क्या थीं? चुनाव में विधान परिषदों के अंदर प्रवेश कर गए, अब इनकी प्राथमिक सफलताएं क्या थीं? इसके अंतर्गत अगर देखें तो ये हर वर्ष बजट को अस्वीकार कर देते थे। ठीक है, ये हर वर्ष बजट को क्या करते थे? अस्वीकार करते थे। दूसरी चीज, स्वशासन प्राप्ति के लिए इन्होंने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। तो गोलमेज सम्मेलन का भी सुझाव स्वराजवादियों ने दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रही। फिर आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आप देखेंगे कि मूडीमैन कमेटी, इन्हीं के प्रयासों से मूडीमैन कमेटी का भी गठन हुआ। और फिर आप देखेंगे कि इन्हीं के प्रयासों से विट्ठल भाई पटेल ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो ये इनकी कुछ प्रारंभिक सफलताएं रहीं। आगे चल करके 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल कमजोर पड़ गया। और फिर 1926 में पुनः विधान परिषदों के चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में स्वराजवादियों को असफलता मिली और इनका जो राजनीतिक जीवन था वो लगभग समाप्त हो गया। तो ये हमने आपको स्वराज दल के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए तो हम आपको साइमन कमीशन के बारे में बताते हैं। साइमन कमीशन, ठीक है, देखिए 1919 के अधिनियम, साइमन कमीशन क्या है ये बताते हैं। 1919 के अधिनियम में ये विधान किया गया था कि अगले 10 वर्ष में या अगले 10 वर्ष बाद जो है इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। और 1929 में 10 वर्ष पूरे हो रहे थे, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। ठीक है, ब्रिटेन में क्या होने थे? आम चुनाव। ठीक, तो ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। यानी 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए कमीशन 1929 में घोषित होना था, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में आम चुनाव थे इसलिए 1927 में ही
साइमन कमीशन की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। ठीक है, एक तो ये जाने। दूसरी चीज ये आप देखेंगे कि घोषणा कब हुई, नवंबर 1927 में। ये याद रखना है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन की घोषणा कब होती है। अब साइमन कमीशन का अधिकृत नाम क्या था, भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग, ये साइमन कमीशन का जो है क्या था, ये वैधानिक नाम था। ठीक है, उद्देश्य जान गए कि साइमन कमीशन की घोषणा क्यों हुई है। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ठीक है, इसलिए इन्हीं के नाम पर लोग इसे साइमन कमीशन कहते हैं। एक तो ये चीज, साइमन को लेकर के टोटल 7 सदस्य होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ये सभी सदस्य यूरोपीय थे, यानी अंग्रेज थे, और दूसरी चीज सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और इसीलिए इस कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, लोग पुकारते हैं श्वेत आयोग, यानी व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि सब गोरे लोग ही इस कमीशन के सदस्य हैं, एक भी भारतीय इसमें नहीं है। यानी साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं रखा गया। और भारत में इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें किसी भारतीय को सदस्य नहीं रखा गया। ये भी प्रश्न आएगा कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया। ठीक है, तो भारत में इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे कि इस कमीशन में किसी भारतीय को नहीं रखा गया। ये इसी कारण से भारत में इसका सबसे जोरदार विरोध होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें तो इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें जॉन साइमन ये ब्रिटिश संसद में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी इसमें 4 सदस्य जो है कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 2 सदस्य जो है लेबर पार्टी के थे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा होती है। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ और यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस साइमन कमीशन के हर स्वरूप और हर चरण का विरोध करेगी। तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इस घोषित कर दिया कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, भारत में विरोध करेंगे। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में ये स्पष्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ये अब घोषणा कब होती है, 1927 में, ये अलग। और साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। हाँ, प्रश्न इन पे भी पूछते, कभी पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई और साइमन कमीशन भारत कब आया। हाँ, तो यहाँ भी भ्रमित हो जाते हैं छात्र और प्रश्न गलत कर देते हैं, तो आपको सावधान रहना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, देशव्यापी हड़ताल के साथ इसका विरोध शुरू हो गया। जल्दी जल्दी साइमन कमीशन की टीम बंबई से दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा ने साइमन कमीशन का स्वागत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी केंद्रीय विधान परिषद साइमन कमीशन का स्वागत करने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, और फिर दिल्ली में
इसका विरोध हुआ, काले झंडे के साथ साइमन गो बैक नारे के साथ विरोध हुआ। और फिर आप देखें कि जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ इस विरोध प्रदर्शन हुए। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुँचा तो लाहौर में लाला जी यानी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। और आप देखेंगे कि इसी विरोध प्रदर्शन पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लाला जी गंभीर रूप से पुलिस की लाठी से घायल हुए और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी घटना में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से घायल हुए थे और अंततः इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लखनऊ आया साइमन कमीशन। यहाँ आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और पंत जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये लोग घायल हुए। और जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध के मुद्दे पर आप देखेंगे कि भारतीय वर्ग में कुछ मतभेद रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, वहीं आप देखें कि कुछ पूंजीपति, जमींदार और देसी नरेशों ने इसका स्वागत और समर्थन भी किया। तो कहीं विरोध हुआ तो कहीं स्वागत और समर्थन भी मिलता है। आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर बम्बई में साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई समिति के सदस्य थे, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि विरोध के मुद्दे पर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई। विरोध के मुद्दे पर मुस्लिम लीग में क्या पड़ जाती? फूट। और फिर आप देखेंगे कि मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट साइमन कमीशन के सहयोग में मुस्लिम लीग से अलग हो जाता है। तो मुस्लिम लीग में भी ये विचारधारा असहयोग और सहयोग दोनों की रही है। ठीक है। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। पहली बार तो वो 3 फरवरी 1928 को आया और 31 मार्च 1928 को वापस लौट गया। और फिर अक्टूबर 1928 में पुनः भारत आया और अंतिम रूप से 13 अप्रैल 1928 को ये भारत से वापस गया। साइमन कमीशन ने पूरी स्थितियों की जांच की और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की। 1930 में आप देखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे अगर आप देखें तो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। ठीक है। तो आगे जो गोलमेज सम्मेलन हुए वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये हमने आपको साइमन कमीशन के बारे में बताया। फिर आप देखेंगे कि इसी साइमन कमीशन से जुड़ी एक और घटना है, सर्वदलीय सम्मेलन एवं नेहरू रिपोर्ट। अब ये सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये अगर आप देखें, देखिए क्योंकि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। ठीक है। और विरोध का कारण क्या था कि इस कमीशन में भारतीयों को रखा नहीं गया। इसी समय सरकार ने ये बताया कि किस कारण से भारतीयों को कमीशन में नहीं रखा गया। ये सरकार ने स्पष्ट किया और स्पष्ट करते हुए ये बताया कि भारतीयों में पारस्परिक मतभेद बहुत हैं। तो चूंकि आपसी मतभेद भारतीयों में बहुत हैं, इसलिए हम किसी भारतीय को कमीशन में नहीं रखे। और इसी समय आप देखेंगे कि भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड थे। लॉर्ड बर्किनहेड ये इस समय भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। भारत मंत्री। तो लॉर्ड बर्किनहेड इसी समय आप देखेंगे कि भारतीयों को एक चुनौती दी कि अगर आप में एकता है, हाँ, बहुत विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का, तो आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करें, एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करें जिसमें सभी दलों के लोग सहमत हों। ये चुनौती लॉर्ड बर्किनहेड ने दिया था।
और फिर लॉर्ड बर्किनहेड की इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, एक ऐसा मसौदा तैयार करते हैं जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दल सहमत होंगे। और फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने मार्च 1928 में दिल्ली में सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और इस सम्मेलन में ये फैसला लिया गया कि कोई भी दल सरकार से तब तक कोई वार्ता नहीं करेगा जब तक सरकार स्वराज देने का वादा ना करे। तो ये निर्णय हुआ। इसके बाद फिर आप मई 1928 में पुनः बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन होता है डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और इस बम्बई सम्मेलन में ही अगर आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, और इसी समिति को भारत के संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया कि भैया आप भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार करें। जुलाई 1928 तक का समय भी दिया गया कि इस समय तक आप तैयार कर लें, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि इस समिति में अन्य जो सदस्य थे, अली इमाम थे, शुएब कुरैशी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार मंगल सिंह थे, आपके NM जोशी थे, नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी थे, MS आणे थे, MR जयकर थे। ये सब लोग इस कमेटी के सदस्य थे। और फिर आप देखेंगे कि इस नेहरू कमेटी ने भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। इतिहास में उसे ही हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, इसलिए इतिहास में इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह एक बड़ा संवैधानिक मसौदा था, लेकिन इसके मुख्य बिंदुओं को हम बताते हैं। मुख्य बिंदु ये था कि देश की सारी शक्ति किसके पास होगी, तो देश की सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथों में होगी। हाँ, ऐसी सरकार जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, उस सरकार के हाथों में देश की शक्ति होगी। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये था कि इस जो मसौदा तैयार किया गया था, तो इसका जो आधार बनाया गया था वो डोमेनियन स्टेट, यानी अधिराज्य को आधार बना करके ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देश की सारी शक्ति केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार, भारत सरकार के हाथों में होगी। जहाँ तक बात प्रांतों की गई थी, तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। ये भी प्रारूप तैयार किया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दिए जाने की बात की गई कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए। फिर वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया। यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। 19 मौलिक अधिकार बताए गए कि ये वे भाषण देने का अधिकार, समाचार पत्र निकालने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, इस तरह से तमाम 19 अधिकारों की बात की गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, और यहाँ पर कहा गया कि सरकार 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट लागू करे। तो सरकार को कितना समय दिया गया? 1 वर्ष। वास्तविकता ये थी कि प्रारंभ में 2 वर्ष दिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के दबाव के कारण फिर यह समय घटा करके 1 वर्ष किया गया था, ठीक है। तो 1 वर्ष का समय दिया गया सरकार को कि वो नेहरू रिपोर्ट को लागू करे, अर्थात पहले डोमिनियन स्टेट घोषित करे, उसके बाद फिर ये व्यवस्था इस तरह से लागू करे। 1 साल बीत गया, लेकिन सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दिया, और अंततः दिसंबर 1929 में
कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 वर्ष का समय पूरा हुआ, नेहरू रिपोर्ट लागू करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और अब हमारी मांग पूर्ण स्वराज्य की होगी, क्योंकि अब हमें अधिराज्य से कोई मतलब नहीं। अभी तक दे देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब हमारे मांग क्या होगी? पूर्ण स्वराज्य। हाँ, तो यहाँ पूर्ण स्वराज्य का भी प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर आप देखेंगे कि इस अधिवेशन के तुरंत बाद 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है लाहौर में, और उसी बैठक में ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाए। और फिर जब 26 जनवरी 1930 आ गई तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार इस देश में लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तिथि थी। लोग इस घटना को भूल ना जाए, इसलिए इस तिथि को किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते रहे। इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आगे आंदोलन की बागडोर फिर गांधी जी को सौंप दी गई और आगे गांधी जी ने पुनः एक बड़ा आंदोलन किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको जो है असहयोग आंदोलन के बारे में, स्वराज दल के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट के बारे में, इन बिंदुओं पर चर्चा की। और आगे इसके आगे का जो आंदोलन है वो कल के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।